जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल के मोशन को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस की थी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने क्या देखा था कि लेट्स सपोज ये आपके पास कोई दो चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, उनकी हम शेप बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी आपके पास एक प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को रखा हुआ है प्लस को। ठीक है, प्लस कुछ चार्ज है उसको हमने यहाँ पॉइंट चार्ज उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी अमाउंट है Q। अब अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब जो है वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ करें तो किस डायरेक्शन में होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब होगी। ठीक है, इस तरह से होगी। और इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी, फोर्स की अमाउंट हमने क्या लिखी थी, फोर्स की अमाउंट किसकी इक्वल होती है, F इज़ इक्वल टू QE। ये कौन सी फोर्स है, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जब आप एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखते हैं एक किसी भी चार्ज पार्टिकल को, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब ट्रैवल करेगा। अगर तो उसकी अमाउंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब ट्रैवल करेगा, और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, फोर्स की अमाउंट किसके इक्वल होगी, FE इज़ इक्वल टू QE। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स की अमाउंट क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, FM में लिख लेता हूँ मैग्नेटिक फोर्स, तो उसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट की थी कि जब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करेगा और उसके ऊपर लगने वाली फोर्स किसके इक्वल होगी, FM इज़ इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब हम एक ऐसा फील्ड कंसीडर करते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड हमने दोनों अप्लाई की हुई हैं। ठीक है, हमने एक लेट्स सपोज को ये किस तरह से हम एक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं कि आप इस तरह से अज्यूम कर लें कि ये लेट्स सपोज प्लेट्स हैं अपोजिटली चार्ज। ठीक है, जिनके ऊपर ये प्लस चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से हम कोई एक मैग्नेट बना लेते हैं। ये मैग्नेट का पोल है नॉर्थ और दूसरा मैग्नेट का पोल है साउथ। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं। अब एक चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड के अंदर एंटर किया जाए तो उसकी मोशन किस तरह से होगी। ठीक है, ये आज हमने भी डिस्कस करना है। अगर लेट्स सपोज चार्ज पार्टिकल को हम इस तरह से एंटर करते हैं, इस रास्ते में, इस पाथ के थ्रू हम एंटर करते हैं, तो अब वो कौन सी मोशन जो है वो शो करेगा, या वो ये वाली मोशन शो करेगा या वो सर्कुलर पाथ वाली मोशन शो करेगा। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो वो क्या करता है कि वो इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देता है सर्कल के अंदर, वो चार्ज पार्टिकल। और जिसकी हमने डायरेक्शन कहा था कि हमने डायरेक्शन उसकी राइट हैंड रूल से या लेफ़्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर तो प्लस चार्ज है तो राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर लेफ़्ट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये चार्ज है, यहाँ से एंटर हो रहा है विद वेलोसिटी v। तो अब हमने देखना है कि ये चार्ज पार्टिकल किस तरह से, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या वो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर अपनाएगा या मैग्नेटिक फील्ड का अपनाएगा। तो इसका फिर आंसर ये है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो उस वक़्त हम फिर ये देखते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम इसकी इंडिविजुअल डायरेक्शन बना लेते हैं ताकि हमें जो दोनों डायरेक्शंस हैं उनको समझने में थोड़ा सा जो है वो आसानी हो। कि ये लेट्स सपोज हम इसकी डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। ठीक है, ये FE जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, और चार्ज पार्टिकल ये वाला है, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मैंने डायरेक्शन बनाई है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हो
ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करे तो ये सर्कुलर मोशन शो करेगा। लेकिन जब दोनों फोर्सेस एट ए टाइम एक्ट कर रही हों तो फिर ये कौन सी मोशन शो करेगा, अब हम ये देखने लगे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो रही है उसकी अमाउंट ये है Fe इज़ इक्वल टू QE। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अगर इस तरह इस केस में कि अगर चार्ज पार्टिकल को आपने अपोजिटली चार्जेस के दरमियान रखा हुआ है तो जो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट होगी उसकी अमाउंट किसके इक्वल है, Fe इज़ इक्वल टू QE। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज़ इक्वल टू ma। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं आपने अब इनको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, इनका कंपैरिजन करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको ज़ूम कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 इसको सपोज कर लेते हैं। तो अब अगर दोनों इक्वेशंस का हम कंपैरिजन करें, इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। अब ये वाली इक्वेशन F इज़ इक्वल टू ma इज़ इक्वल टू QE। ठीक है, ये हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है। ये जो थी ये न्यूटन्स फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ, और ये कौन सी है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये मैंने ऊपर लिखी है ये वाली, और जो ये Fe ये मैंने इसकी अमाउंट ये लिखी है। अब ये हमने दोनों को इक्वल क्यों किया, पहला सवाल तो ये है। इक्वल हमने इस तरह से किया कि हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं उस चार्ज पार्टिकल का जो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखा हुआ है। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया है। तो अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये जो F इज़ इक्वल टू m में ये इक्वेशन कब यूज़ होती है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इक्वेशन कब यूज़ होती है, फिजिकल m में अगर आपके पास से किसी भी बॉडी का जो मूव कर रही है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो फिर हम ये न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हैं, फिजिकल टू ma। अदरवाइज़ ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। तो अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, a किसके इक्वल होगा, a इज़ इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय m। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। अब इस एक्सेलरेशन को आप अगर देखें तो ये एक्सेलरेशन की जो एक्सप्रेशन है, ये जो फार्मूला हमें क्या बता रहा है, जो Q है ये तो चार्ज की अमाउंट है जो कि फिक्स्ड है। लेट्स सपोज वो चार्ज की अमाउंट कुछ भी हो सकती है, वो 2 कूलम है, 4 कूलम है, या 10 कूलम है, या माइक्रो कूलम में है। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी अमाउंट भी हमें पता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट कितनी दी है। अब हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं वो एक एक्सेलरेशन बच गया और एक मैस है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन और मैस दोनों इन्वर्स रिलेशन में आ रहे हैं, कि अगर आपके पास जो मैस है वो बहुत बड़ा हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन उस चार्ज पार्टिकल का कम हो जाएगा। और अगर आपके पास जो एक्सेलरेशन है या अगर आप ये कह लें कि अगर जो मैस है वो बहुत कम हो तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इस चीज़ को, फ़िज़िकल मीनिंग सिर्फ आपको इस चीज़ का बता रही है। ठीक है, दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि ये जो एक्सेलरेशन की अमाउंट हमने कैलकुलेट की है ये किसके इक्वल आई है, a इज़ इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय m। ये कौन सा फार्मूला है जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान रखें तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी वो हमने पहले तो फोर्स निकाल ली है, और ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा या जिस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा या जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट की है, वो किसके इक्वल आई है, a इज़ इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय m। इसको हम थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं, a इज़ इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय m। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन का। अब हम देख लेते हैं कि जब हम दोनों फोर्सेस को कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास नेट रिज़ल्ट क्या आता है। ये टोटल फोर्स हम लिख लेते हैं, टोटल फोर्स इज़ इक्वल टू Fe प्लस Fm। कि अगर एक चार्ज पार्टिकल हमने फोर्सेस के दरमियान रखा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है, ठीक है, तो फिर ओवरऑल या रिजल्टेंट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल में जो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करेगी वो किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम Fe की वैल्यू लिखते हैं, जो Fe है इलेक्ट्रिक फोर्स वो किसके इक्वल है, QE प्लस Fm जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, Q इंटू V क्रॉस B।
ये मैग्नेटिक फ़ोर्स का फार्मूला ये जो कल हमने डिराइव किया था, अगर यहाँ से हम क्यू को कॉमन ले लें, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए प्लस वी क्रॉस बी। ये हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी फ़ोर्स की। और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज की अमाउंट है, और इसको हम कहते हैं लोरेंट्ज़ फ़ोर्स। ठीक है जी, इस फ़ोर्स को हम कहते हैं लोरेंट्ज़ फ़ोर्स। और ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है। इसमें सिर्फ हमने यही कैलकुलेट करना था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान मूव करता है, तो फिर उसके ऊपर एक्ट करने वाली ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी अमाउंट क्या होगी, वो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो इसके इक्वल होगी। अब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर देखें, उसकी ट्रेजेक्ट्री देखें, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि वो उसका जो पाथ है वो किस पाथ को फॉलो करेगा। तो उसका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से होगा, स्पाइरल शेप में, इस तरह से, जिस तरह एक स्प्रिंग होता है इसी तरह एग्जैक्टली ये उस पाथ को फॉलो करता हुआ आगे जो है वो मूव करता जाएगा। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि इस डायरेक्शन में उस चार्ज जो पार्टिकल है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई की जाती है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या करती है कि चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल की फॉर्म में रोटेट करवाती है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, लिहाजा ना तो एक चार्ज पार्टिकल कम्प्लीटली एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर सकता है, और ना ही एक चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पाथ में इस तरह से मूव कर सकता है। तो अब इन दोनों को कंबाइन किया है, ये वाली जो फोर्स है ये इसकी वजह से है इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये जो सर्कुलर फॉर्म में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से करता है। अब हमने एफ ई और एफ एम को, दोनों फोर्सेस को कंबाइन कर लिया है, तो हमारे पास जो ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो उसकी अमाउंट तो ये होगी, लेकिन उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी, वो चार्ज पार्टिकल इस तरह से एक स्पाइरल फॉर्म में आगे स्प्रिंग की फॉर्म में अपनी ट्रेजेक्ट्री बनाता हुआ इस तरह से मूव करता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं 14.7। डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के, आपने इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम रेशो फाइंड करनी है। फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक था, केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है, जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसके अंदर भी टॉपिक मौजूद है कि हमने ई ओवर एम की इलेक्ट्रॉन जो ई ओवर एम की रेशो थी वो आप लोगों ने कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे भी हम फिज़िक्स में भी इसको स्टडी करेंगे कि ई ओवर एम की जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो है, ठीक है, ई ओवर एम का यही मतलब है, ई को हम चार्ज कहते हैं और एम जो है ये मैस को इंडिकेट करता है। तो ई ओवर एम किसके इक्वल होगा, ये चार्ज टू मैस रेशो इलेक्ट्रॉन की किसके इक्वल होगी वो भी हम देखते हैं। अब हमने यहाँ पे एक केस इस तरह से कंसिडर करना है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो रही है इस तरह से, ये लेट्स सपोज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेपर है। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की जानिब है पेपर के। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रैवल कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल के ऊपर या जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी उसकी क्या अमाउंट है, एफ ई मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी, एफ ई इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम Q की जगह पे E को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो चार्ज है उसको हम E से भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जगह पे E आ जाएगा, और अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट है चार्ज की, 2 कूलम है, 4 कूलम है या इतने माइक्रो कूलम है, तो फिर इस चार्ज की जगह पे वो अमाउंट आ जाएगी। लेकिन हमारे पास हम ये कह लेते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हम E लिख लेते हैं,
ये हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फोर्स ये एक्ट करेगी, और साथ ये सिंबल जो है माइनस का आ जाएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन होता तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आना था, अब चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। तो इसकी हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इसकी कुछ इस तरह से बनेगी कि लेट्स सपोज ये इसको डायग्राम को थोड़ा क्लीन करके बना लेते हैं यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बी इनटू दी पेपर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर है, ठीक है, या इनटू द प्लेन है। तो अब जब चार्ज पार्टिकल या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस फील्ड के अंदर एंटर होगी तो वो अपना जो पाथ है वो कुछ सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से जो है वो बना लेगी। ये इस तरह से एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी की फॉर्म में इसका पाथ इस तरह से बेंड हो जाएगा। अब यहाँ अपनी जो मोशन है चार्ज पार्टिकल की वो एक सर्कुलर फॉर्म की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे ये इंडिकेट कर लेते हैं। लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो इस ट्रेजेक्टरी के अंदर एंटर हुआ है या इस प्लेन के अंदर एंटर हुआ है, तो इस तरह से वो रोटेट करना स्टार्ट उसने कर दिया है। तो अब उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू दी प्लेन है, इस तरह से पेपर्स के अंदर की जानिब है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। तो उसको हम इस डायरेक्शन में बना लेते हैं, क्योंकि अब हम 3D के अंदर तो उसको बना नहीं सकते, तो अब हम उसको अंदर की जानिब बना लेते हैं। बाकी उसकी वेलोसिटी देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इसकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। अब हम फोर्स इसकी देखते हैं कि फोर्स हमने किस तरह इसकी कैलकुलेट करनी है। फोर्स जो इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपने याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फ़ोर्स हम लेफ़्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं, और जो प्रोटॉन है उसकी फ़ोर्स हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप अपने थंब को अलाइन करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी जो है ये अंदर की जानिब है इस तरह से। तो अब आप हाथ की देख सकते हैं कि अंगूठा जो है ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो हथेली है, जो पाम का जो वेक्टर है वो टुवर्ड्स दी सेंटर होगा, सेंटर के अंदर की जानिब, जो सर्कल है उसके अंदर की जानिब होगा। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल होगी, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फोर्स की अगर यहाँ पे आप देख लीजिए, लेट्स सपोज अब चार्ज पार्टिकल यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से मिलेगी, और फोर्स की डायरेक्शन फिर भी जो होगी वो टुवर्ड्स सेंटर होगी। तो इस तरह से जो चार्ज पार्टिकल है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करता रहेगा। ये टुवर्ड्स द सेंटर इसकी होगी फोर्स की डायरेक्शन, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अंदर की जानिब होगी, सॉरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स अंदर की जानिब, ये वाली, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह अपनी मोशन को कंप्लीट करेगा। अच्छा, अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम ये इसकी कैलकुलेशन में से सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो इसकी मैग्नेटिक फोर्स। ज़ाहिर है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स भी लग रही है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी क्या अमाउंट होगी, -E/V×B, ठीक है, ये इसकी अमाउंट है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये लिख लेते हैं FM, इसकी जो अमाउंट है हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं चार्ज पार्टिकल की, E/V/B sin थीटा, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल को इंडिकेट करती है कि चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है या कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। माइनस साइन का और कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ ये हमें बताती है कि ये चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर प्रोटॉन है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो अब हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं कि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह हम कंसिडर करेंगे, FM मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू V/E/B sin थीटा। अब थीटा जो यहाँ पे हम देखेंगे वो 90 के इक्वल है। 90 के इक्वल किस तरह से, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर थीटा किस किस के इक्वल है, थीटा जो है वो V और B के दरमियान है, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। अब आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है, ठीक है, वो अंदर की जानिब वेक्टर है, और जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की जगह पे 90 को पुट करते हैं तो हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आएगा, FM इज़ इक्वल टू BEV
साइन 90 डिग्री, तो साइन 91 के इक्वल होता है ये, ठीक है। ये एफ एम इज़ इक्वल टू बी ई वी साइन 90 डिग्री, तो बी ई वी साइन 90 जो कि 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर सिर्फ यही आ जाएगा बी ई वी। एफ एम इज़ इक्वल टू बी ई वी। जी, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रॉन है और वी वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर हम दूसरी एक चीज़ नोटिस करें कि जब चार्ज पार्टिकल इस तरह से सर्कल के अंदर रोटेट करता है, तो इसके ऊपर एक और भी फोर्स एक्ट होती है जो चार्ज पार्टिकल को सर्कल के अंदर ही रहने पे मजबूर करती है, और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स चार्ज पार्टिकल के अराउंड या कोई भी बॉडी सर्कल जब एक सर्कल में मूव कर रही होती है, तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी मौजूद होती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अंदर एग्जिस्ट ना करे, तो वो चार्ज पार्टिकल या कोई भी बॉडी जो सर्कल में रोटेट कर रही है, या तो वो सर्कल से बाहर निकल जाएगी या सर्कल के अंदर गिर जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल के अंदर ही रहने पे जो है वो बाउंड करती है कि वो जो बॉडी जो मूव कर रही है वो सर्कल के अंदर ही रहे। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है, एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है, ये मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर ए। और ये जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब आप यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करें, एफ एम इज़ इक्वल टू एफ सी, कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा सर्कल के अंदर, तो उसकी जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, तो चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव करता रहेगा। अगर ये फोर्स अब एक हम सपोज़ करते हैं ना कि अगर मैग्नेटिक फ़ोर्स लेट सपोज़ ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फ़ोर्स ज़्यादा हो जाए तो जो चार्ज पार्टिकल है वो उसका सेंटर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, और वो इस तरह जो से टुवर्ड्स द सेंटर ट्रैवल करना शुरू कर देगा। वो एक सर्कल कांस्टेंट रेडियस वाले सर्कल में मूव नहीं करता रहेगा। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाए तो चार्ज पार्टिकल जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो वो सेंटर में नहीं रह सकेगा। तो एक चार्ज पार्टिकल को सेंटर में ही रहने के लिए मतलब एक सर्कल में रोटेट करवाने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है, मैग्नेटिक फ़ोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अब हम दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जो एफ एम ये जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है उसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, वो किसके इक्वल है, बी ई वी। एफ सी जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और बी ई इज़ इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई आर। और यहाँ पे ई यहाँ इसी तरह ही रहेगा, एम नीचे आ जाएगा इसके, और एम वी डिवाइडेड बाय बी आर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सी कह लेते हैं। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपने ई ओवर एम जो है इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो वो फाइंड कर चुके हैं। वो किसके इक्वल है, उस चार्ज पार्टिकल के मैस के इक्वल है, ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल के बी और आर इन दोनों के इक्वल है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे, हाँ ठीक है जी, एम इसके नीचे आ जाएगा तो फिर ये वेलोसिटी के साथ नहीं रहेगा ये, ठीक है। यहाँ से हमें इसको नीचे ले आना है ई के, तो फिर यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा ई ओवर एम इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय बी आर। तो ये आपके पास ई ओवर एम जो है वो इलेक्ट्रॉन की आ गई है, चार्ज टू मैस रेशियो किसके बराबर है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बी आर। बी मैग्नेटिक फील्ड, आर रेडियस है जिस रेडियस में वो मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ये उसका रेडियस यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब हमारे पास अगर वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट हो जाए तो हम ई ओवर एम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बी जो है ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी तो हमें पता स्ट्रेंथ कितनी होती है। हम किसी भी मशीन से जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकती हो, हम बी की अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी अप्लाई की है। रेडियस जो है जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, उसका हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी जो है ये अभी तक इसका प्रॉब्लम है, ये हमें मालूम नहीं। अगर वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाए तो फिर ये ई ओवर एम आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। वेलोसिटी इसकी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अच्छा अब आप देखें कि जब इलेक्ट्रॉन एक बीम की सूरत में
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो उस वक्त उनको कोई पोटेंशियल दिया जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये आप अज्यूम कर लें ये फिलामेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहे हैं आगे, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये बीम जैसे ही इसमें एंटर होती है तो इस तरह से सर्कल की फॉर्म में ये रोटेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये बीम तो अब जिस पोटेंशियल से ये एमिट होंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, या जिस काइनेटिक या यूँ कहना चाहिए जिस काइनेटिक एनर्जी से ये एमिट होंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, इस फिलामेंट के पोटेंशियल के। जितना फिलामेंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतनी ही इन चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, पोटेंशियल को हम वी ई से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें फिर यहाँ यूँ भी लिखना चाहिए जो काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल है, इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर एक अमाउंट बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ा दें काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस बीम का अगर आप पोटेंशियल जितना बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल कम कर दें काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस इक्वेशन की मदद से अब आगे आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी इक्वल होती है, 1/2mv²। अब यहाँ पे ये नोट करना है ये v जो है ये पोटेंशियल का है, ये जो कैपिटल V मैंने लिखा है, और ये v जो है ये वेलोसिटी है। अब जो पोटेंशियल का v है उसको हम इससे लिख लेते हैं रेड मार्कर से ताकि जो ये जो v जो है ये मिक्स ना हो। ठीक है, जो कैपिटल V है जो रेड मैंने लिखा है ये पोटेंशियल है और ये जो v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, मतलब जो ये वाली वेलोसिटी है ये हमने कैलकुलेट करनी है, v² इज़ इक्वल टू 2e/m और साथ जो इसका पोटेंशियल का v है वो आ जाएगा। ठीक है, ये v जो है ये पोटेंशियल वाला ये आ जाएगा। और अगर हम इसका सिंप्लीफाई करें v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, v डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा तो v इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय m। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जिसमें ये v जो है ये पोटेंशियल के तौर पर एक्ट होगा, ये v पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे अपनी कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं v इज़ इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाय m और साथ जो v है पोटेंशियल वाला v वो इसी तरह आ जाएगा और होल स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 14.13 में। ठीक है, वो इक्वेशन नंबर अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो इक्वेशन नंबर सी है ये इक्वेशन नंबर, इसके अंदर आपने वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है और आपको E/m की वैल्यू आसानी से मालूम हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सी। इक्वेशन सी को मैं दोबारा भी लिख देता हूँ। इक्वेशन सी क्या थी, E/m इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय br। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सी थी। तो इसमें आपने इक्वेशन नंबर सी ये, तो इस इक्वेशन में आपने v की वैल्यू जस्ट प्लग करनी है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, E/m इज़ इक्वल टू v की वैल्यू पुट की 2v। यहाँ पे पोटेंशियल को हम इस तरह से लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय br। ठीक है जी, तो अब इस इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर लें दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से हमने अगर इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर e² डिवाइडेड बाय m² इज़ इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2e/m साथ ये पोटेंशियल वाला v b² r²।
ठीक है, सिर्फ इस इक्वेशन को आपने स्क्वायर लेना है दोनों तरफ से, ई ओवर एम इसका भी स्क्वायर लेना है और इस साइड का भी स्क्वायर लेना है, तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी। अब यहाँ से हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं, ये ई इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एम इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, ई ओवर एम इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और साथ ये कैपिटल वी आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास एक कंप्लीट अब रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है। ये इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ई ओवर एम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन में और पिछली इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर सी है उसमें क्या फ़र्क था, ये इक्वेशन नंबर सी है, ये भी तो ई ओवर एम इसके इक्वल है, लेकिन इसके अंदर जो वी जो थी ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम नहीं थी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, वो जिस सर्कल में रोटेट कर रहा था, मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी हमें मालूम नहीं थी, तो उस वेलोसिटी को हमने इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिख लिया। ठीक है, तो अब ये साथ 2 इज़ ऑलरेडी कांस्टेंट, बी भी हमें मालूम है, आर भी हमें मालूम है, जो वी है ये पोटेंशियल है, और जो पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को उसकी अमाउंट भी अगर हमें मालूम है, तो फिर ये सारे का सारा जो फैक्टर है ये नोन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ई ओवर एम जो रेशो इलेक्ट्रॉन की हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था, और सिर्फ एक छोटी सी आखिरी बात यहाँ पे देख लें, वो बात क्या है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो ये अगर लेट्स सपोज ये ट्रेजेक्ट्री है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये जिस रेडियस से मूव कर रहे हैं वो रेडियस हमें कैसे पता चलेगा, वो तो ये वाला रेडियस है ना आर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो ये अमाउंट, मतलब जो ये वाला आर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन हम ये रेडियस कैसे पता चलेगा, वो रेडियस हमें इस तरह से पता चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, अब हम बेसिकली कि चैम्बर के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक सर्कुलर मोशन में इस तरह से बड़ी तेज़ी के साथ रोटेट करना शुरू कर देते हैं इस तरह से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे तो वो गैस के एटम से टकराएंगे, गैस के एटम से टकरा के उनको आयोनाइज करेंगे, जब वही एटम्स डी आयोनाइज होंगे या डी एक्साइट बल्कि कहना चाहिए, जब वो एटम्स डी एक्साइट होंगे तो फिर क्या होगा, वो लाइट एमिट करेंगे और वो लाइट जो है वो ग्लो करेगी, तो आपको ऐसा लगेगा चैम्बर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो एक रिंग आपको ग्लो करता हुआ नज़र आएगा, बड़ा विजिबल रिंग होता है। ठीक है, ये ग्लो करता हुआ आपको नज़र आएगा, और उस रिंग का रेडियस आपने कैलकुलेट करना है, कोई भी टेक्निक यूज़ करके, तो उसका रेडियस आप कैलकुलेट कर लें, वो रेडियस यहाँ पे पुट करें और बाकी जो फैक्टर्स हैं इनको आप सॉल्व करें, तो आपको जो ई ओवर एम है इलेक्ट्रॉन की वो कैलकुलेट हो जाएगी।